हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जो है जो अभी आपका पेपर था, जो टेस्ट 1 था क्लास 10 फिज़िक्स का, उसकी यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स हम देखेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सच किसी क्वेश्चन में कोई इशू होता है तो फिर वो स्पेसिफिकली आप क्लास के अंदर फिर डिस्कस कर पाएँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये ज़रा देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अ साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू द एयर एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ट्रैवल करती है, विच रो करेक्टली कंपेयर्स द एयर प्रेशर इन अ कंप्रेशन। अब ये बताइए, कंप्रेशन में एयर प्रेशर जो होता है रिलेटिवली क्या होता है, हाई होता है, और रेयरफैक्शन के अंदर प्रेशर जो होता है नॉर्मल से वो लो होता है। तो एयर प्रेशर इन कंप्रेशन हाइयर होगा और एयर प्रेशर इन रेयरफैक्शन लोअर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अगला देखिए, द साउंड वेव हैज सर्टेन एम्पलीट्यूड एंड सर्टेन फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सर्टेन है। साउंड वेव इज क्वाइटर एंड लोअर इन पिच एंड देन फर्स्ट साउंड वेव। द सेकेंड साउंड वेव हैज लार्जर एम्पलीट्यूड। ये कह रहे हैं सेकेंड साउंड वेव, दो साउंड वेव्स हैं, उसमें से जो दूसरी साउंड वेव है वो क्वाइटर है, वो खामोश है, हल्की है। क्वाइटर का मतलब क्या होता है, हल्की आवाज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। एंड लोअर इन पिच, पिच लो होने का मतलब क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लो होगी। देन द फर्स्ट साउंड, तो देखो द लार्जर एम्पलीट्यूड गलत हो जाएगा, एम्पलीट्यूड लो होना चाहिए। अ लार्जर एम्पलीट्यूड, स्मॉलर एम्पलीट्यूड ये ठीक है, स्मॉलर एम्पलीट्यूड नीचे वाला भी ठीक है। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी गलत हो जाएगा, लोअर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास जो आंसर होगा वो यहाँ पर डी होगा। द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर पासिस थ्रू द दो मटीरियल के दरमियान से पास हो रहा है, एक मटीरियल 1 एक मटीरियल 2, और यहाँ पर माइक्रोफोन तक साउंड जो है वो पहुँच रही है। अब ये कह रहे हैं इस कॉम्बिनेशन में शॉर्टेस्ट टाइम कब लगेगा, कम से कम वक्त उस वक्त लगेगा जब स्पीड या वेलोसिटी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब आप जानते हैं कि सॉलिड के अंदर साउंड सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, उसके बाद फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो इसका मतलब क्या है, दोनों अगर सॉलिड हैं तो बेस्ट है। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया गया है कि इसके अंदर जो पूछा गया था उसमें दोनों जो मटीरियल 1 और मटीरियल 2, बताइए एयर और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं, यहाँ पे गैस वाटर है, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो दोनों जो हैं वो मटेरियल मैटर हैं, सॉलिड्स हैं, तो इसमें सबसे तेज़ ट्रैवल करेगी। विच रेंज ऑफ द वेव फ्रीक्वेंसी इंक्लूड साउंड्स दैट कैन बी हियर्ड ह्यूमन विद नॉर्मल हियरिंग। कहाँ से, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक होता है ऑडिबल रेंज, इसके दरमियान। बताइए 3 हर्ट्ज जो है ये आउट ऑफ द रेंज आया, 3 हर्ट्ज यहाँ कहीं पर होगा 3, लेकिन 300 हर्ट्ज इनसाइड, यानी कि 3 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज ऑडिबल रेंज के अंदर ये वाला हिस्सा तो नहीं आया ना, तो ये वाला पहला वाला नहीं हो सकता। 30 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि स्टार्ट ये यहाँ से कर रहे हैं 30 हर्ट्ज, ठीक है, यहाँ दरमियान में से, और कहाँ तक जा रहे हैं 3000 हर्ट्ज। 3000 हर्ट्ज दरमियान में ही कहीं ख़त्म होगा, तो ये जो साउंड होगी ये पूरी की पूरी हियरेबल होगी, सुनी जा रही है। दूसरा क्या है, 300 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज यहाँ कहीं बीच में लाए करेगा, 2 कहाँ जा रहा है, ये 30,000, तो ये बाहर चला जाएगा। तो जो अंदर रहेगा वो 30 से 300, 30 से 3000 हर्ट्ज जो है ना वो आपके पास ऑडिबल होगा। बाकी इनमें से कोई भी चीज़ ऑडिबल, क्योंकि देखें यहाँ पर भी 30,000 आ गया, यहाँ पर भी 30,000 से ज़्यादा आप चलिए, तो ये दोनों ऑडिबल नहीं होंगे। तो इसका आंसर 4 का ऑडिबल ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबिलिटी जो है वो 30 से 3000 हर्ट्ज होगी। एक और सराउंडिंग शिप है, पल्स साउंड ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे बताइए, पल्स पहले ऐसे नीचे जाएगा और टकरा के वो वापस आ जाएगा। अब आने और जाने में क्या है, देखिए स्पीड बताई जा रही है 1500, और इसको पहुंचने में, ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड जाने में लगा और 1 सेकेंड क्या हुआ, आने में लगा। अब बताइए 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1500। तो 1500 मीटर 1 सेकेंड में जाने में लगा और 1500 मीटर आने में लगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल डिस्टेंस या डेप्थ जो होगी वो 1500 मीटर। आगे चलें, विच रो स्टेट्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स होती हैं वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, पानी में कर जाती हैं, क्या वो ट्रांसफर्स होती हैं? नहीं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला देखें, अ मैन होल्डिंग अ स्टार्टिंग पिस्टल स्टैंडिंग इतने मीटर अवे फ्रॉम द स्पेक्टेटर। 640 मीटर ये स्पेक्टेटर खड़ा है इसके सामने, 40 मीटर। स्पेक्टेटर कभी भी इंसान को नहीं होना चाहिए। द स्पेक्टेटर हियर्स द साउंड ऑफ द स्टार्टिंग पिस्टल। स्पेक्टेटर ने साउंड जो है वो जब उसको स्पार्क दिखाई दिया तो साउंड यहाँ से चलना शुरू हुई और यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा है? 2 सेकेंड्स। आफ्टर 2 सेकेंड्स का मतलब क्या है कि 2 सेकेंड के अंदर टाइम हो गया साउंड का, और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 640 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो एस और टी मुझे पता है। आफ्टर सीइंग द फ्लैश यूजिंग इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ द स्पीड, तो v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे आप? 640 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 6, 2 2 4, तो 320 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। अ क्वाइट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लाउड स्पीकर। एक बहुत हल्की सी आवाज़ लाउड स्पीकर से, द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज इंक्रीज, फिर बढ़ा दी गई आवाज़। विच प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड इंक्रीज, तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ा होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? एनर्जी बढ़ा देना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूजिकल नोट इज इंक्रीज। एक म्यूजिकल नोट था, उसकी फ्रीक्वेंसी को, यानी कि एक आवाज़ थी, एक नोट था, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है, तो आवाज़ शिरिल होती चली जाएगी, बारीक इंक्रीज कर रहे हैं, तो किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? पिच ऑफ द साउंड को इफेक्ट आएगा। विच रो स्टेट्स दैट whether light waves and the sound waves can travel in vacuum। अब बताइए, साउंड वेव्स क्या वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं? नो। साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं? नो। साउंड वेव्स whether साउंड वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, तो साउंड वेव्स नो होगा, लाइट वेव यस होगा। यानी कि ये चीज़ ठीक है लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखिए, साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती और लाइट वेव ट्रैवल करती है, तो दोनों के रिलेटिवली आंसर क्या आएगा? बी। इसके आगे चलिए, तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 2 साउंड्स हैं, एक एक्स है, एक वाई है, प्रोड्यूस बाय द लाउड स्पीकर। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन एज कम्पेयर टू। हाउ डज द साउंड वाई कंपेयर विद एक्स? देखिए, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ये वाली साउंड जो होगी वो क्या होगी? लाउडर होगी। और इन दोनों में से ये वाली साउंड ज़्यादा श्रिल होगी, पतली होगी। तो अब ये कहते हैं y इज़ लाउडर देन द हायर, देन y इज़ लाउडर एंड हैज़ अ हायर। y जो है वो लाउडर है, यकीनन लाउडर है, लेकिन क्या इसकी पिच हाई है? नहीं, इसकी पिच जो है वो क्या है? लो है। इसकी पिच जो है वो क्या है? हाई है, उल्टा है। लाउडर साउंड की पिच लो है और जो फेंटर साउंड है उसकी पिच हाई है। Y इज़ लाउडर एंड हैज़ लो पिच, हाँ ये सही है। Y लाउडर साउंड है और इसकी पिच जो है वो क्या है? लो है। तो इसका मतलब क्या है कि B जो है वो सही हो सकता है, B ही सही है। Y इज़ क्वाइटर एंड हैज़ हायर पिच। Y क्वाइटर है और हायर पिच है। Y क्वाइटर है और हायर पिच, तो क्वाइटर है ही नहीं Y। उसके अलावा क्वाइटर, Y इज़ क्वाइटर एंड हैज़ लो पिच। Y क्वाइटर है, Y तो है ही लाउडर, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों भी गलत होंगे, तो वही B सही होगा। The pulse of sound is produced at the bottom of the boat. The sound travels through the water and it reflects the sea bed. The sound reaches the boat again after 1.2, ये टाइम आ गया। If the speed of the sound is इतने मीटर, ये वेलोसिटी आ गई, तो S और T पता चल गया। तो अब यहाँ से देखिए, नीचे टकरा के वापस इतनी देर में आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि S डिस्टेंस मालूम करना है, S इज इक्वल टू VT, लेकिन जो भी डिस्टेंस करेंगे ये जाने और आने का डिस्टेंस होगा, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तब एक तरफ का डिस्टेंस आएगा। तो ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 150, 1500 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कर देंगे, ये 750 आ जाएगा, और 750 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 750 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये आएगा 900, तो 900 आंसर। अब बॉय ब्लोज अ वसल, फ्रीक्वेंसी इतनी है इसकी 10,000 हर्ट्ज,
अब 10,000 हर्ट्ज की बहुत शिरल साउंड होगी, द बॉयफ्रेंड कैन नॉट हियर, लेकिन उसका जो दोस्त है वो सुन नहीं पा रहा फ्रॉम द विसल। द फ्रेंड हैज़ स्मॉल हियरिंग, व्हाट कुड बी द रीज़न वाई कैन नॉट हियर। 10,000 के ऊपर द एम्पलीट्यूड इज टू लार्ज, अगर वो सुन नहीं पा रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो टू स्मॉल होगा, फ्रिक्वेंसी तो इतनी नहीं है, 10,000 के ऊपर तो ऑडिबल होगी, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। द एम्पलीट्यूड इज टू स्मॉल। अगर ये 1,00,000 होता ना, यानी कि 10,000 के बजाय ऐसे दिया हुआ होगा, तो फिर आप कहते हैं कि द फ्रिक्वेंसी इज टू हाई। अभी एम्पलीट्यूड जो होगा ना उसका वो बहुत कम होगा, तभी उसकी आवाज़ इतनी हल्की हो गई कि आप नहीं सुन रहे। कैथोड रेज़ ऑसिलोस्कोप से ये फिगर्स बन रही हैं। विच साउंड हैज़ हाईएस्ट पिच, तो पिच उसकी ज़्यादा होगी जिसमें वेव ज़्यादा होंगी, तो ए में सबसे ज़्यादा वेव आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नॉइसेंस, नॉइसेंस जो है ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों चीज़ों, ये साउंड से भी क्रिएट होता है और लाइट से भी क्रिएट होता है। लाइट जो होती है वो भी नॉइसेंस क्रिएट करती है। तो शॉक वेव प्रोड्यूस्ड फाइटर प्लेन, ये एब्रप्ट एबनॉर्मल साउंड है तो ये नॉइसेंस प्रोड्यूस करेगी। द बीट ऑफ साउंड, ये भी नॉइसेंस, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़। एक्सेसिव लाइट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी इवेंट से, तो लाइट में भी नॉइसेंस होता है, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी नॉइसेंस के अंदर आएगा। लेकिन चर्पिंग जो होती है, और वो भी नाइटिंगेल यानी कि कोयल गालबन को कहते हैं, यानी कि कोयल की आवाज़ कभी भी आपके कान को बुरी नहीं लगेगी। जिसका मतलब क्या है कि ये श्रपिंग ऑफ बर्ड जो होती है ना, चहचहाहट चिड़ियाओं की, वो कभी भी नॉइसेंस नहीं हो सकती है याद रखिए, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर जो होगा वो एक्सेसिव लाइट प्रोड्यूस्ड इन एन इवेंट, श्रिपिंग ऑफ नाइटिंगेल, ये नॉइसेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी। द वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन एयर, हवा में अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो किस तरीके की वेव्स प्रोड्यूस करेगी। तो वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है और साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती है। विच ऑफ द टाइप ऑफ द वेव प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल, तो भाई देखिए रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल प्रोड्यूस करती है। एंड ट्यूनिंग फोर्क 50 टाइम्स 2 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेशन इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो बताओ 2 सेकेंड में 50 है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 25, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 25 हर्ट्ज। अच्छा, इसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल दिया गया था, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के थ्रू इसको सॉल्व होना था। फ्रीक्वेंसी 8516 या ये दी भी है, तो आपको क्या चीज़ मालूम करनी है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू v अपॉन एफ, ये फार्मूला सही लिखना था। जब आप फार्मूला सही लिखेंगे तो फार्मूले के अंदर रिजल्ट के वैल्यूज जो होंगे वो अकॉर्डिंगली आप प्लेस कर सकते हैं। अब इसकी डिवीजन के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़, और यहाँ पे आपने आंसर, तो जिसने यहाँ तक किया हुआ है 0.5 मार्क्स जो हैं वो यहाँ तक करने के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने वेवलेंथ से टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, इसको सिर्फ रेसिप्रोकल करके सेकंड्स के अंदर टाइम पीरियड, तो हाफ नंबर इसका था, हाफ इसका था। अच्छा, ये पूरे के पूरे 3 सवाल हैं और ये 3 मार्क्स के हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे बाज़ दफ़ा 1.5 लिखा हुआ है, तो इसको अलग से नहीं कीजिएगा, ये 1.5 आउट ऑफ 3 दिया हुआ है मैंने, तो इस वजह से ये अलग से भी लिख दिया गया है। तो आप या तो इनके अलग अलग मार्क्स काउंट कर लें और या फिर सिर्फ इसे काउंट कीजिएगा, ये प्रॉब्लम होगी वर्किंग के अंदर। देखिए, डिस्क्राइब एनी 4 यूजेस, मेडिकल फील्ड में यूजेस, डायग्नोसिंग डिजीज, इमेजिंग, इंटरनल ऑर्गन, डिटेक्टिंग डिफेक्ट ऑर्गन्स, और ये तमाम जो हैं ये देख के अपनी कॉपीज़ पे उतार दीजिएगा। ये आपके जो कंटेंट आपको दिया गया था उसी से रिलेटेड है। इसमें तो सिर्फ 4 यूजेस लिखने हैं और स्पेसिफाइड भी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर दिए हुए हैं, तो अगर आप ये देख लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। 4 यूजेस आपको लिखने थे और जिसने ये लिखे हैं उसको फिर उसके रिलेटिवली सिर्फ यूजेस मार्क करने थे, यहाँ पे आप दिखेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो ये गेट देंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए थे 5, मैंने 2 डिफरेंसेस के ऊपर भी मार्क्स दे दिए 0.25 करके, लेकिन लिखने 5 थे, मिनिमम रिक्वायर्ड आपको 4 थे, तो इसका मतलब क्या है 0.25 करके। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डिफरेंसेस यहाँ पे दिए हैं। ये क्लास के अंदर भी डिस्कस किया गया था और आपके पास नोट्स में भी इनके डिफरेंसेस दिए गए। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है नॉइस पोल्यूशन से। तो नॉइस पोल्यूशन के अंदर
नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट हो सकते हैं, हैवी मशीनरी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट यही ट्रक, जहाज़, गाड़ियाँ जो होती हैं। हैवी मशीनरी हो सकती है, लाउड व्हीकल हॉर्न्स हो सकते हैं उनके, हूटर्स हो सकते हैं, अलार्म्स हो सकते हैं जो कि आपके यहाँ पे भी बजते हैं। मशीनरी यानी कि मशीन इंडस्ट्री में जो मशीनरी है, तमाम के तमाम साउंड जो है बड़ी मकदार में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे? हियरिंग लॉस हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस, एग्रेशन। अब ये आपने मार्क करने थे। अब ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो आपने इन 3 नंबर को अटेन करने के लिए पहले रिसोर्सेज कम से कम 3 आपको लिखे हुए होने चाहिए, कम से कम मिनिमम। इसके अलावा 3 नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपने मार्क करने के, एग्रेशन है, हाइपरटेंशन है जो आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ रहा होता है, हियरिंग लॉस है, ये सारे इम्पैक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ पे आएंगे। और उसके अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि अगर हम करते हैं तो ये बाज़ दफ़ा कम्युनिकेशन के अंदर भी इंटरफेरेंस आ रही होती है। मसलन किसी कॉन्सर्ट में आप बैठे हुए हैं और वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है और आपको कॉल आ जाती है, तो आप बात नहीं कर सकते, यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रही है उसमें ये इंटरफेयर करेगा। इसके इंटरफेरेंस इन वार्निंग सिग्नल्स के अंदर भी इंटरफेरेंस हो सकती है। मसलन ये भी एक सर्टन रीज़न हो सकता है इंटरफेरेंस के लिए। वार्निंग रीज़न स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं और साउंड अगर बहुत ज़्यादा है तो वो स्पेसिफिक साउंड जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी। मसलन अगर आपने कोई अलार्म लगाया हुआ है जो कि स्मोक को डिटेक्ट कर रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री के अंदर वो लगा हुआ है, तो वो ज़ाहिर बात है इंटरफेयर करेगा। उसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। मसलन बहुत ज़्यादा शोर होने से हमारी दिमागी कैफियत के ऊपर भी असरात हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि अमूमन अगर गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो या किसी बस के अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो तो अमूमन ड्राइवर्स जो हैं वो आप कहते हैं कि भाई पेशखाना हो सकता है, इसकी रीज़न बन सकता है इसके लिए एक एक्सीडेंट का। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपने मिनिमम मार्क करने थे। इसके अंदर कोई भी इन दोनों में से अगर 3 पॉइंट्स आपने लिखे तो यू विल गेट द कंप्लीट फुल 3 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है। मार्किंग के लिए जो प्रॉब्लम आई थी वो यहाँ पे आई थी कि मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 2 के इंडिविजुअल A, B, C के मैंने अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं 1-1 मार्क्स के, और फिर इन सब को सम अप करके यहाँ पर भी लिखा है। तो सबको नहीं ऐड कर लीजिएगा, या तो ये वाले नंबर लिखिएगा और या फिर इंडिविजुअल मार्क्स ऐड अप कीजिएगा, ठीक है भाई। तो बस इसको नहीं